दूसरों की मदद करने से जीवन को अर्थ और मन को प्रसन्नता मिलती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत, 24 घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का किया दौरा। अस्पताल जाकर घायलों से भी की मुलाकात। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने मृतकों के प्रति जताया शोक। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दो दिन की राजकीय यात्रा पर आज भूटान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना का करेंगे उद्घाटन। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सेंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से करेंगे मुलाकात। भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी लेंगे हिस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू। 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का करेंगे फैसला। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। नागालैंड में 22वीं वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 कॉन्फ्रेंस का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। संसद के शीतकालीन सत्र की बताई रूपरेखा। सार्थक और व्यवस्थित चर्चा पर दिया जोर। आज सम्मेलन के समापन समारोह को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे संबोधित। भारत अंगोला साझेदारी समानता, आपसी विश्वास और प्रगति की साझा आकांक्षाओं पर आधारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भारत और अंगोला की साझा समृद्धि को साकार करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने का किया आग्रह। आज अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में सोमवार शाम 6:52 पर जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के घटनास्थल का दौरा किया। गृह मंत्री ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह धमाके में घायल हुए लोगों को देखने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा कि हर दृष्टि से मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई और हमारी एजेंसियां धमाके के कारण का पता लगा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धमाके की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं और जब तक घटनास्थल पर मिले सबूतों का एनालिसिस नहीं होता, हम किसी भी एंगल को खारिज नहीं कर सकते। लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों
के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विस्फोट में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिल्ली में हुए धमाकों में जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। दुख की इस घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उनके परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत मिले। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज शाम, यानी कि उनका मतलब था कि कल से दिल्ली में हुए विस्फोट से बहुत दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विस्फोट में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कल शाम दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट में बहुमूल्य जानमाल के नुकसान से अत्यंत दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का डायल 112 24 घंटे सक्रिय है। साथ ही दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम नंबर, अगर दिल्ली से बाहर से अगर आप फ़ोन कर रहे हो तो एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 011 229 10010। एक और दूसरा भी हेल्पलाइन नंबर है, एसटीडी कोड है दिल्ली का 011 और नंबर है 22910011। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वहीं एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती घायलों के बारे में पूछताछ करने के लिए 011 23233400 और इमरजेंसी नंबर 011 23239249 नंबर जारी किए गए हैं। अगर आप अपने किसी प्रियजन की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने के उपायों पर विचार करने तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगी। इस 2 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से होगी। दोनों नेता मिलकर 1020 मेगावाट के पूर्णतया सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ा पावर प्रोजेक्ट भारत और भूटान की साझेदारी में तैयार हुआ है और भूटान की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ साथ भारत और भूटान के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन के समारोह में भी शामिल होंगे, जो दोनों देशों की ऐतिहासिक और भावात्मक साझेदारी को और गहरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ भी विशिष्ट बैठक करेंगे। इस बैठक में द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पीपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी भी इस यात्रा की एक विशेषता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह में हिस्सा लेंगे और थिम्पू के ताची छोदजोंग में पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा जी हाँ, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं भूटान की यात्रा पर, जिसके संदर्भ में हम जानकारी दे रहे थे। भूटान के लिए रवाना होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। ये ऐसे समय में हो रही है जब भारत और भूटान के साझेदारी लगातार मजबूत करने का प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से होगी। दोनों नेता मिलकर 1020 मेगावाट के पूर्णत सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बड़ा पावर प्रोजेक्ट भारत और भूटान की साझेदारी में तैयार हुआ है और भूटान की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ साथ भारत और भूटान के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। It's a very, very special time at which the visit is taking place. There is something called Global Peace Prayer Festival, which Bhutan says is an unprecedented event in the past, in the past history of Bhutan. So that festival is going on right now, and that festival has a series of rounds of prayers and rituals which are going on over these 14 days or so, praying for world peace and happiness. So Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will also be participating in the Peace Prayer Festival along with the Bhutanese leaders. So I think it's a matter of participation in that. Together with the Peace Prayer Festival, there is the birthday celebration, the 70th birthday of His Majesty the Fourth King of Bhutan, who was in charge of affairs here between 1972 and 2006, those 34 years, who has been, I think, a very widely respected figure. And there is going to be a public function, a large function with participation of large number of Bhutanese. So Prime Minister's participation in that festival is also a matter of, I think, an honor for India to participate in something which is so special for the country in which an Indian leader is participating. And we have the visit of the relics of Lord Buddha, which have been brought specially for at this time, which is a very significant time, which will be there for public veneration and exposition at one of the most prestigious halls in the city of Thimphu. So all of that, the entire environment in right now in Bhutan, as you would see, I think is a very special environment, very celebratory environment, also a very solemn and very auspicious occasion. Together with that, I think since the leaders will be meeting, they will also be looking at the relations between the two countries and different aspects of the progress and development of these relations, and reach decisions which will be helpful for taking forward the relationship and cooperation in different areas between the two countries. We are all very happy. I'm sure you've seen the excitement, not just of me, but the entire nation, to welcome Prime Minister Modi back. I mean, he was here last year, and he's back again. And this year, specifically timed to take part in the birth anniversary celebrations of His Majesty the Fourth King, who turns 70 years tomorrow. So we are very excited. And then when Prime Minister Narendra Modi is here, we are going to inaugurate a very big 1,000 megawatt hydropower project, the Punasanchi 2 hydro power project, jointly with Prime Minister and His Majesty the King. And then we're going to launch the construction. Well, the Puna 1 project, it is a 1,200 megawatt project. It's even bigger. So that we are going to restart the construction of the dam. Everything else is done. Only the dam is required we need to restart the construction of the dam, which we're going to start very soon. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है।
दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इन सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुरक्षा कारणों से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे ही समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिलाओं सहित 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान हो रहा है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के वोटर से अपील की है कि वो अपना वोट जरूर दें। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वो खुद मतदान करें ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला में भारत के राजदूत द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंगोला साझेदारी, समानता, आपसी विश्वास और प्रगति की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के अपार अवसर मौजूद हैं। उन्होंने अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भारत और अंगोला की साझा समृद्धि को साकार करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। भारतीय समुदाय भारत में हो रहे व्यापक परिवर्तन का एक अभिन्न अंग है। हम आपके विचारों और निवेश प्रस्तावों का स्वागत करते हैं। भारत और अंगोला के बीच व्यापार, निवेश और पीपल टू पीपल संपर्कों को सशक्त बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप इन प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि दोनों देशों को साझी समृद्धि सुनिश्चित हो सके। आप भारत की विविधता, जीवंतता और सांस्कृतिक विरासत के सीधे प्रतीक हैं। आप हमारे दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अपनी जोड़ों से जुड़े रहने, अंगोला में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने, भारत के प्रति अपने स्नेह और भारतीय ध्वज को ऊंचा रखने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत अपने अफ्रीकी पार्टनर्स, विशेषकर अंगोला के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। ये पार्टनरशिप समानता और पारस्परिक विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत विकसित किया है। भारत अपनी अफ्रीकी पार्टनर्स, विशेषकर अंगोला के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। ये पार्टनरशिप समानता और पारस्परिक विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत ने अफ्रीका क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत विकसित किया है। हमें प्रसन्नता है कि इस वर्ष की शुरुआत में अंगोला ने
अफ्रीका यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की, जो भारत की G20 अध्यक्षता 2023 के दौरान इस समूह का पूर्ण सदस्य बने। भारत आगामी IAFS समिट के आयोजन के लिए उत्सुक है। हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्कों का एक लंबा इतिहास रहा है। आज अंगोला में लगभग 8,000, मुझे जो बताया गया है, 8,000 भारतीय लोग निवास करते हैं, जिनकी उद्यमशीलता और दक्षता ने अंगोला की आर्थिक वृद्धि और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को अंगोला की संसद को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अंगोला की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर भारत की ओर से बधाई दी। ये अवसर उन्होंने अंगोला के उन साहसी और संघर्षशील नागरिकों को याद करते हुए दिया जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच संबंध परस्पर विश्वास, सम्मान, साझा मूल्यों, आर्थिक और सामाजिक विकास पर आधारित हैं। अफ्रीका में लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान के लिए अंगोला के नेतृत्व और शांति प्रयासों की भारत सराहना करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत और अंगोला के संबंध बहुआयामी हैं और दोनों देश विभिन्न मंचों में करीबी भागीदार हैं। भारत और अंगोला के बीच संबंध परस्पर विश्वास, सम्मान, साझा मूल्यों और आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर आधारित है। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एंटी कॉलोनियल प्रयास में निरंतर समर्थन दिया था। आज हमारे संबंध बहुआयामी है। हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करीबी भागीदार हैं और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के फ्रेमवर्क के तहत भी मिलकर कार्य करते हैं। हम क्लीन एनर्जी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तथा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जैसी पहलों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अंगोला के इन पहलों में सम्मिलित होने का हम स्वागत करते हैं। हमारे दोनों देशों में संसदीय लोकतंत्र हमारी सामाजिक संरचना का आधार है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अंगोला अफ्रीका के सबसे गतिशील लोकतंत्रों में से एक है। दोनों ही इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज मायने रखती है और शासन का उद्देश्य कुछ लोगों की ही नहीं बल्कि सबकी सेवा है। Visit of Honorable President to Angola and Botswana later on is also a reflection of India's very firm commitment to strengthen partnership with the African continent as a whole. I'm sure all of you are aware that Honorable Prime Minister of India in the Parliament of Uganda had outlined 10 foundational principles of strengthening our partnership with Africa, and Honorable President in her discussion with the Angolan leadership did reiterate India's commitment to expand this partnership with Africa as a whole. As you know, President of Angola is the current chairperson of African Union, and Honorable President did mention to her Angolan counterpart that we would like to also host the next edition of India-Africa Forum Summit, and Honorable President of Angola was very forthcoming in his support to make sure that India's partnership with the Africa continues to move forward on the basis of solidarity, mutual respect and shared development priority. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कार्यों, सरकारी नीतियों और जन मुद्दों पर सार्थक और व्यवस्थित चर्चा पर केंद्रित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों से विधायी संस्थाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करके उनकी गरिमा बनाए रखने की पुरजोर अपील की। हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले। सदन चर्चा के लिए, संवाद के लिए, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए रखने के लिए नीति, पॉलिसी, मुद्दे, कानून बनाना
इन सारे विषयों पर है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं और सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा रहती है जो कुछ भी चर्चा करे सदन में करे। नियोजित तरीके से सदनों को गतिरोध करना ये लोकतंत्र के लिए श्रेष्ठ परंपराएं नहीं है। आपको लोकतंत्र के अंदर अन्य प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस मत का रहा हूं कि लोकतंत्र के मंदिरों के अंदर, लोकतंत्र की संस्थाओं के अंदर लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदों पर चर्चा होना चाहिए, मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए और कोई अन्य विषय हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा संवाद के लिए है और लोकतंत्र में यही अच्छी परंपराएं हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है और वो इस मामले पर विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समिति की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने शासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। सभी राजनीतिक दल आए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब संसदीय कमेटी है जिसमें हमेशा राजनीतिक दल और विचारधारा से ऊपर उठकर चर्चा होती है। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने भी कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय नीति, प्रगति और लोक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधान मंडल है। कोहिमा में पूर्वोत्तर राज्यों के 22वें सीपीए इंडिया जोन 3 सम्मेलन में उद्घाटन भाषण में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी के साथ साथ आने जाने की सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। माननीय स्पीकर श्री सारिंगन लोंगकुमेर जी की रहनुमाई में नागालैंड विधानसभा ने डिजिटल परिवर्तन, कैपेसिटी बिल्डिंग और विधानसभा पुस्तकालय के आधुनिकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है और उल्लेखनीय काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में देश के हर राज्य को अपने अपने टारगेट्स और प्रायोरिटीज को पूरा करना है, जो अंततः मिलकर इस एम्बिशियस गोल को पाने में मदद करेंगे। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए नई तरह से जोर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लगभग 70 बार इस क्षेत्र के दौरे और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों की लगातार यात्राएं और रात में रहना इस बात का संकेत है कि यह क्षेत्र भारत की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में बहुत ही प्रमुख स्थान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की और आगामी बजट पर उनके विचार भी जाने। बैठक में साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, धर्मकीर्ति जोशी, रिदम देसाई, सोनल वर्मा और इंदिरा राजा रमन मौजूद थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2026-27 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श बैठक की। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा डीए के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका मकसद हर भारतीय परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है, इस योजना के 11 सालों में अब तक 56 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये योजना दुनिया की सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम बन चुकी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि 4 महीने तक चले राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान के दौरान 1.11 करोड़ नए जनधन खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए इन खातों के अलावा इस दौरान 2.86 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 1.40 करोड़
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और 44.43 लाख अटल पेंशन योजना में नए नामांकन किए गए हैं। 31 अक्टूबर को संपन्न हुए 4 महीने लंबे अभियान का मकसद प्रत्येक पात्र नागरिक को प्रमुख वित्तीय योजनाओं के दायरे में लाना। इन योजनाओं में नामांकन, निष्क्रिय खातों के फिर से KYC और नामांकन को अपडेट करने के लिए देश भर में शिविर आयोजित किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में पहला पूर्ण पैमाने का एयर शो आयोजित किया, जिसमें 75 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर्स ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस आयोजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण झलकियों के साथ। आप देखिए झलकियां, मुझे दीजिए आज्ञा। बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।